नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाईत और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम खास मुलाकात। तो खास मुलाकात में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं जिनका मैं परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बस्तर सांसद महेश कश्यप जी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका और कीमती समय आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो महेश कश्यप जी हमारे साथ मौजूद है। बस्तर की राजनीति इनसे समझेंगे, बस्तर में क्या कुछ चल रहा है ये हम उनसे जानेंगे। इसके अलावा बस्तर की आवाज को ये संसद तक कैसे पहुंचाएंगे ये भी हम इनसे जानेंगे। महेश जी, सबसे पहले तो आपको बधाई, आप सांसद के तौर पर काम कर रहे हैं। इतना बड़ा क्षेत्र है और इसके अलावा अभी बस्तर ओलंपिक भी अभी संपन्न हुआ है, तो किस तरह का वो कार्यक्रम रहा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसकी तारीफ की है मोदी अपने कार्यक्रम में, मन की बात में। तो किस तरह से देखते हैं इसे? कि बस्तर केरल राज्य से बड़ा, इजराइल बेल्जियम देश से बड़ा बस्तर का क्षेत्रफल रहा है। जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से भरा बस्तर का क्षेत्रफल रहा है और आज़ादी के 78 वर्ष के अंदर यहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं से वंचित रखा गया था और वहाँ के जो प्रतिभावान युवाओं को उनको प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए कोई मंच नहीं मिल रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद लगातार वहाँ का रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मूलभूत सुविधाओं का विकास के साथ साथ हमारे युवाओं को अपना प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए भी मौका मिल रहा है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया गया था जिसमें 1,63,000 वहाँ के हमारे भाई बहनों ने पंजीयन कराया था और अपना अपना खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं इसके माध्यम से उनका प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिला और आगे खेल के क्षेत्र में भी आगे जाएंगे और बस्तर का नाम रोशन करेंगे। और एक समय बस्तर को काला पानी का सजा माना जाता था। उस क्षेत्र से हमारे यहाँ के बेटा बेटी खेल के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर में नेशनल गेम में खेलने जा रहे हैं। तो ये बस्तर के लिए बड़ा गौरव का विषय है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा। पिछले 15 साल आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह का शासनकाल का देखेंगे, अभी वर्तमान में हमारे साए विकास करने वाले विष्णुदेव साय जी का 1 वर्ष का पूरा कार्यकाल आप देखेंगे। जी, हर बार आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय देते आए हैं सर, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी आपने मुलाकात की होगी। इसके अलावा कैबिनेट के और भी मंत्रियों से आप मिले हैं, सिंधिया से मिले हैं, नितिन गडकरी से भी आपने मुलाकात की, अमित शाह खुद पहुंचे हुए थे आपके इलाके में। तो इन मुलाकातों के दौरान क्या लगता है आपको, क्या बस्तर का विकास और बढ़ेगा? कहीं से वंचित नहीं है हम, ये पूरा केंद्रीय कैबिनेट जो है वो बस्तर पर फोकस कर रहा है या छत्तीसगढ़ पर फोकस कर रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के, मैं तो सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करना चाहता हूं क्योंकि 1 नवंबर 2000 को उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बना के दिया। वही बस्तर था जो काला पानी का सजा माना जाता था। तब से बस्तर का विकास का द्वार खुला और 2003 से भारतीय जनता पार्टी को 15 वर्ष शासन करने का मौका मिला और आज वहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी ये 15 साल का देन था। लेकिन अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गारंटी पे गारंटी देने वाले, 1 वर्ष पहले जब छत्तीसगढ़ राज्य में चुनाव हुआ और आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में इस छत्तीसगढ़ का में सरकार का गठन हुआ और मोदी जी का गारंटी के ऊपर छत्तीसगढ़ वासियों ने मोहर लगाया और आदरणीय विष्णुदेव साय ने एक साल के कार्यकाल में लगभग 8 से 9 गारंटी को उन्होंने पूरा किया। इसलिए मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है और आज ही मोदी जी के कारण पूरे देश में सभी राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और लगातार बस्तर के विषय में उन्होंने चिंतित है। जैसे कि आपने देखा होगा, बस्तर नक्सलवाद से ग्रसित क्षेत्र है। लाल आतंक के कारण वहाँ के लोगों को रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, सुविधा जैसे व्यवस्था से वंचित रखा गया है। लेकिन हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया है कि बस्तर के लोगों को शांति से जीने के लिए उसमें शांति स्थापित करना और 2026 तक बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए हमारा लक्ष्य है और उसके सामने कोई भी आएगा तो साम, दाम, दंड, वेद नीति अपनाना पड़े तो अपनाएंगे और बस्तर के लोगों को शांति स्थापित करके वहाँ के मूलभूत सुविधा उपलब्ध करना है हमारा पहला प्राथमिकता होगा। जी, जैसे नक्सलवाद का सर आपने जिक्र किया, तो मैं अभी आपने देखा होगा नक्सली एक्टिविटी काफी बढ़ गई है। आप उस क्षेत्र में रहे तो आप बेहतर समझेंगे मुझसे। एक समय था जब नक्सली बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, बीच में कम एक्टिव हो गए थे, लेकिन साल की शुरुआत ही काफी बुरी खबरों के साथ हुई। आपने भी पढ़ा होगा पिछले दिनों खबरों में। तो किस तरह से अब इसे लेकर रणनीति बनाई जाएगी, काम किया जाएगा इस पर? देखिए, नक्सलवाद दुर्भाग्य से कुछ लोग यहाँ जल, जंगल, जमीन का नारा देके यहाँ आया और हमारे लोगों को छल से बंदूक पकड़ाया। बंदूक गोली चलाने वाला भी कहीं ना कहीं हमारे भाई फंस चुका है, गोली खाने वाला भी जेल जाने वाला।
इन लोगों के कारण आज हमारे लोगों को बेमौत मरना पड़ रहा है। उनके आंत में लगभग 1737 निर्दोष लोग, 1300 लगभग सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं। लेकिन हमारी सरकार जैसे ही 1 वर्ष का शासनकाल में आपने देखा होगा, कांग्रेस के लोग दावा करते थे कि नक्सलवाद बस्तर से खात्मा हो गया है, छत्तीसगढ़ से खात्मा हो गया है, लेकिन अचानक कहां से पैदा हो गया? इसका मतलब ये लोग संरक्षण देते थे, ये लोग पोषित करके रखे थे। जैसा हमारी सरकार आने के बाद लगभग 200 से अधिक टॉप नक्सल लीडर को मारा है। इसलिए बौखलाहट में अभी अंतिम सांस ले रहे हैं। इसलिए ऐसे जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना को अंजाम दे रहे हैं, कायराना हरकत कर रहे हैं। जैसे कुछ हमारे कार्यकर्ताओं को भी हत्या किया, 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को फांसी में लटका दिया, अभी 8 जवान शहीद हुए, एक ड्राइवर। इस प्रकार से कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारे सुरक्षा बल का मनोबल और बढ़ रहा है और बस्तर के लोग शांति चाहते हैं। इसलिए इनसे हमारे सरकार का और मनोबल और बढ़ रहा है। इसमें खात्मा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल सर, एक चीज़ और है, आपने काफ़ी लंबा सफ़र तय किया है राजनीति में। मुझे ऐसा लगता है कि आपने पंचायत भी देख ली, उसके बाद आप अनुसूचित जाति के अध्यक्ष भी रहे और आप संसद तक पहुंचे। किस तरह से इस सफ़र को आप देखते हैं, मतलब किस तरह का रहा आपका ये राजनीतिक सफ़र? देखिए, मैं तो एक छोटा सा गांव में मेरा जन्म हुआ, वो गांव का जनसंख्या आप देखेंगे मुश्किल से 60 घर है जी। और मेरे गांव में स्कूल नहीं था, ना एंडपंप नहीं था। मैं खुद कांवड़ से पानी लाता था। स्कूल मेरे घर के आता में मैं खुद पढ़ाई शुरू शिक्षा लिया। लेकिन एक सामाजिक संगठन क्षेत्र में आया और बस्तर के जनता ने मेरे जैसा सामान्य कार्यकर्ता को भारत के लोकतंत्र के मंदिर संसद में सांसद बना के भेज दिया। लेकिन बस्तर आज़ादी के 78 वर्ष के बाद भी जो मूलभूत सुविधा हमको उपलब्ध होना चाहिए था, नहीं है। आज रेल का सुविधा नहीं है, हमें अच्छे से स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में रोड नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है, बहुत सारे समस्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे अगर जनप्रतिनिधि बना के उन्होंने बस्तर के देवतुल्य जनता ने मुझे भेजा है, तो मेरा जवाबदारी बनता है कि मैं इस बात को लेकर आगे जाऊं। और लगातार मेरा प्रयास है। आने वाला समय में रेल का भी सुविधा मिलेगा। हमारा दूरसंचार की दृष्टि से हमारे बहुत सारे क्षेत्र वंचित है। तो कहीं ना कहीं आज हम वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत हद तक सुधरा तो जरूर है, लेकिन आज भी अंदरूनी क्षेत्र में गंदे पानी, तालाब के पानी, कुएं के पानी पीने में मजबूर है। और वहाँ रोड, सड़क, बिजली, पानी का कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण इस प्रकार से जीवन जीने को मजबूर है। उसको वहां तक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता है। हमारे दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना है अंत्योदय का, अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना, इस ओर हमारा सरकार आगे बढ़ रही है। चलिए, आपने सदन में ये मुद्दा उठाया भी है, ट्रेन का मुद्दा, जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे। लेकिन आप ये देखिए, बस्तर में टूरिस्ट को लेकर अपार संभावनाएं हैं सर, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? क्या सुनवाई होगी संसद तक? देखिए, टूरिस्ट को लेकर हमारी सरकार अभी गंभीर है। हमारे चित्रकूट का जलप्रपात वहाँ है, तीरथगढ़ का जलप्रपात आप देखेंगे। अभी एक दुड़मारास गांव है, विश्व पर्यटक क्षेत्र में विश्व स्तर में 35 जो गांव का चयन हुआ है, उसमें से दुड़मारास का है। तो ऐसे ऐसे हमारा बस्तर क्षेत्र में ऐसे ऐसे जगह है जो जल, जंगल, जमीन, खनिज संपदाओं से भरा, प्राकृतिक सौंदर्य से बड़ा। दुर्भाग्य से नक्सलवाद के कारण इस चीजों से हमारे लोगों को आज जो एक प्रकार से सामना करना पड़ रहा है। और विश्व स्तर के जो पर्यटक लोग वहां आना चाहते हैं, लेकिन आने वाला समय में 2026 के बाद उन लोगों को बस्तर का जो प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन घूमने को मौका मिलेगा। ये हमारा सरकार इसकी ओर आगे बढ़ रही है। धर्मांतरण को लेकर आप कई बार अपनी बात रखते आए हैं। धर्मांतरण को लेकर अभी आपने देखा होगा कि नियम कानून बनाने की बात हो रही है, तो महेश जी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि धर्मांतरण को लेकर आपने काफी काम किया और आप काफी हाईलाइट भी हुए थे उस समय प्रदेश में। देखिए, बस्तर इतना बड़ा क्षेत्रफल होने के बाद भी 800 साल मुगलों का साम्राज्य रहा, 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, लेकिन हमारी संस्कृति परंपरा को हमारे पूर्वजों ने संरक्षित सुरक्षित रखा। दुर्भाग्य से कुछ 20-40 वर्ष के अंदर हमारे लोगों को छल से सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य कार्ड में धर्मांतरित किया जा रहा है। और इसीलिए वहाँ के आम जनता, वहाँ के जनजाति के लोग स्वयं स्वपुर्द खड़े हुए हैं। लेकिन मैं भी बस्तर का बेटा हूँ, मैं सांसद की हैसियत से नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी, मैं महेश कश्यप और भारतीय जनता पार्टी का विषय नहीं, बस्तर के हर व्यक्ति का विषय है और हमारे वहाँ जनजाति समाज का जो अस्मिता का विषय है। इसलिए स्वपुर्द वो लोग सामने अभी लड़ाई के लिए आगे आ चुके हैं। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, पेशा कानून लागू है, तो संवैधानिक रूप से जो जैसा अपना संस्कृति परंपरा रक्षा करना पड़ेगा, उसके लिए हम भी साथ हैं और सरकार इसको संज्ञान में लेकर आने वाला समय में कानून भी बनाने की बात चल रही है। कहीं ना कहीं
हमारी जो सनातन परंपरा है, हमारी रूढ़ी परंपरा को संरक्षित करना अपने स्वयं के साथ साथ सरकार का भी जवाबदारी बनता है। बिल्कुल। लेकिन आप एक चीज देखिए कि अगर हम बस्तर की जब बात करते हैं तो बहुत सारे नेता मंत्री रहे हैं पुराने जिन्होंने काम किया। आप पंचायत से जुड़े हुए हैं, यानी कि आप बेहद ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, आपने गली मोहल्ले से उठकर राजनीति शुरू की है, तो कितना फर्क पाते हैं आप उसमें? देखिए, गांधी जी का एक वाक्य है, भारत का आत्मा गांव में बसता है। बिल्कुल। अगर गांधी जी ने अगर देश का, भारत माता का आत्मा गांव में बसता है तो ये देश शरीर है, अगर आत्मा ही नहीं रहेगा तो शरीर कैसे चलेगा? तो इसलिए वास्तव में गांव को समझना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं मोदी जी को समझा है, इसलिए गांव गरीब किसान के विषय में उन्होंने सोचा है। आज प्रधानमंत्री आवास जैसे योजना के माध्यम से वहाँ गरीबों के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे जो गांव को विकास के लिए कहीं ना कहीं सोचा है। और आज त्रिस्तरीय पंचायत राज लागू होकर 1993 में जो 75वें संशोधन में संविधान में हमको अधिकार दिया, लेकिन जिस प्रकार से विकास होना चाहिए, पंचायत का अधिकार को पालो को होना चाहिए, नहीं हुआ। जबकि पैसा कानून 1996 में लागू है, उसका पालन नहीं हो रहा था। कहीं ना कहीं आज भी गांव को जिस सुख सुविधाओं से जब विकास से होना चाहिए था, नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत सारा कारण है, हम किसी को लांछन लगाना ठीक नहीं है, लेकिन बस्तर में जैसे बैलाडीला का लोहा खदान है, वहाँ CSR DMF का राशि है, इतने दिन का कहाँ गया पता नहीं। हमारे मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड DMF योजना के माध्यम से बहुत सारा विकास कार्य करने के लिए राशि देने का काम किया था, लेकिन उसको भी कांग्रेस के लोगों ने पिछले 5 साल दुरुपयोग किया। उसके चलते आज कई क्षेत्र में विकास कार्य बाधित हुआ है, लेकिन उसको हमारी सरकार अभी ठीक करने की ओर आगे बढ़ रही है। चलिए, कांग्रेस को लेकर आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अब तो बीजेपी की सरकार है, तो पूरा सपोर्ट मिलता है आपको बस्तर को? देखिए, हमारा डबल इंजन का सरकार है और मोदी जी का गारंटी है साथ में, और हमारे साय विकास करने वाले विष्णुदेव साय जी है, और उसके नाम के अनुरूप उसके काम भी चल रहा है। आपने देखा होगा 8 से 9 गारंटी को हम कम समय में हमारे आदरणीय विष्णुदेव ने पूरा किया है, और इसके साथ साथ और अभी भी बहुत सारे विकास कार्य होना है। अभी त्रिस्तरीय पंचायत राज का चुनाव है, और नगर निगम का चुनाव है, और अभी क्योंकि आचार संहिता भी लगने वाली है, तो इसके बाद देखेंगे आप बस्तर का या छत्तीसगढ़ का विकास कैसा होता है हमारे डबल इंजन सरकार के साथ। ये इसीलिए छत्तीसगढ़ देशवासियों ने भारतीय जनता पार्टी को लगातार पूरे देश में शासन करने का मौका दिया है। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए, और उनके अपेक्षा के अनुरूप काम भी हो रहा है। जी, देखिए, बस्तर संभाग काफी बड़ा, उसकी राजनीति भी उतनी दिलचस्प रही है। महेश जी, आप तो शुरुआत से रहे हैं वहां पर, लेकिन कवासी लखमा को आपने हराया, दीपक बैज की टिकट काटकर उनको मौका दिया गया था, तो किस तरह से आपने देखा इसे? क्या मोदी लहर वहां पे एक इफेक्ट रहा कि जिसकी वजह से आपको जीत मिली? देखिए, मोदी जी का प्रभाव तो पूरे देश में, दुनिया में है। वो क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशील होता है, मोदी जी उसमें से है। लेकिन इसके साथ साथ कवासी लखमा जैसे व्यक्ति 7 बार का अजय विधायक अपने आप को बताता था, कभी मेरे को कोई नहीं हरा सकता, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। लेकिन उन्हीं लोगों के कारण वहाँ के पढ़े लिखे युवाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड, सड़क, बिजली, पानी से वंचित होना पड़ा है। उनके बयानबाजी से हमारे युवाओं को अपमानित झेलना पड़ा है। अभी जो शराब घोटाले का आरोपी है 2200 करोड़ रुपए का, उसमें जो अभी फंसा हुआ है, तो जब वो उसको पूछताछ हो रहा है तो बोलता है मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं जो साइन करा देता था तो मैं कर देता था। तो उस समय अपने आप को बड़ा लीडर बताता था, बड़ा नेता बताता था, अब अनपढ़ बता रहा है। तो ऐसे लोगों के कारण बस्तर का विकास रुका हुआ है, और विकास भी नुकसान हुआ है। ये दुर्भाग्यजनक है, लेकिन अब बस्तर के युवाओं ने, बस्तर के लोगों ने अब समझ चुके हैं कि ऐसे लोगों का जगह बस्तर में नहीं है। इसीलिए कवासी लखमा को पहली बार सांसद में तो आ रहा, लेकिन अपने विधानसभा में भी पहली बार लगभग 4000 से वोट से आ रहा है। ये जनता का ताकत है, ये वहाँ के युवाओं का सूझबूझ का ताकत है। इसलिए अब ऐसे लोगों का वो नहीं चलने वाला है। जी, अब आपका परिवार भी कहीं ना कहीं, आपकी पत्नी भी जुड़ी हुई है पंचायत से, जनपद से, तो जब आप प्रधानमंत्री से मिले तो उन्होंने आपके परिवार के बारे में पूछा होगा, क्योंकि बस्तर का उनका इंटरेस्ट रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मन की बात में बस्तर का जिक्र कर चुके हैं, उसकी खूबसूरती को लेकर बात कर चुके हैं, तो आपसे तो जरूर उन्होंने कुछ विचार साझा किए होंगे, या अमित शाह से आप मिले, नितिन गडकरी से आप मिले, सिंधिया जी से आप मिले, तो कुछ तो उन्होंने पूछा होगा। किस तरह का एक्सपीरियंस या अनुभव रहा वो? नहीं, ऐसा अभी कोई बड़ा चर्चा तो नहीं हुआ है, बाकी मिलना लगातार हो रहा है जी।
क्योंकि हम लोग अपने व्यस्त समय में उनका भी रहता है, और व्यस्त समय में हमारे क्षेत्र का विकास को लेकर, क्षेत्र को समस्या को लेकर मैं लगातार मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। चाहे हमारे गडकरी जी हो, क्योंकि हमारे रोड सड़क से आज भी वंचित है। फिर हमारे अमित शाह जी, आपको मालूम है सुरक्षा का मामला हमारे से क्षेत्र जुड़ा हुआ है। मैं अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से मिला था, क्योंकि कनेक्टिविटी के नहीं होने के कारण हम अंदरूनी क्षेत्र में आज भी हमारे लोगों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंक खाते नहीं खुल रहे हैं, आधार कार्ड नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए ये समस्या को लेकर मैं लगातार मिल रहा हूं, लेकिन ऐसा समय आएगा, संजोग आएगा तो वही चर्चा होगा। बिल्कुल। चलिए, आपने सड़क का मुद्दा उठाया है, थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन मैं इस पर भी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि हमारे पत्रकार रहे हैं मुकेश चंद्राकर, उनकी हत्या हुई, उसके बाद उस पर काफी, अभी सरकार ने भी उस पर काफी बढ़कर काम किया, SIT का गठन किया, जांच हो रही है। तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि राजनीतिक हस्तक्षेप इस पर कितना हावी रहेगा आगे चलकर, क्योंकि बहुत जरूरी है महेश जी, जब उन्होंने एक सड़क घोटाला उजागर किया, चाहे वो कांग्रेस की सरकार में ही क्यों ना हुआ हो, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी भी और इस पर जांच होनी चाहिए, आगे जितनी भी सड़क बनी है उन पर? नहीं, निश्चित ही जांच होना चाहिए, और भ्रष्टाचार का कोई जगह नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। खासकर कांग्रेस के लोग तो आप केंद्र में देखें, कॉमनवेल्थ घोटाला से लेकर कई घोटाले किए। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला, कोयला घोटाला, PSC घोटाला, चावल घोटाला, उनके शासनकाल में, उनका चरित्र में, उनके DNA में घोटाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है। लेकिन और आज जिस ठेकेदार की बात कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस का एक बड़ा नेता रहा है, राहुल गांधी के साथ वो पदयात्रा करने वाला। और आपको एक चीज बता दूं, हमारी कांग्रेस पार्टी के देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस पर उनके शासन के समय 1985 में उड़ीसा के कालाहांडी में उन्होंने भाषण में कहा था, हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा मिलता है, 85 पैसा गायब होता है। आज भी उनके नेता उसी तरीके से काम करना चाहते हैं, उसी प्रकार भ्रष्टाचार का सोचते हैं, लेकिन अभी संभव नहीं है। और वो एक अंदरूनी क्षेत्र, नक्सल प्रभावित क्षेत्र, जंगली क्षेत्र होने के कारण उसका फायदा उठा के जिस प्रकार से भ्रष्टाचार ये लोग कर रहा था, लेकिन उसका अभी खुलासा हो गया है। और अभी दुर्भाग्यजनक घटना, जिस हमारे जाबाज पत्रकार साथी, जो हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, और आप लोगों के, पत्रकारों के चलते, आप लोग तो चौथा स्तंभ के चलते ऐसे भ्रष्टाचार का उजागर होता है, हमारे देश विरोधी गतिविधि को आप लोगों के माध्यम से उजागर होता है। तो ये दुर्भाग्यजनक घटना हुआ है, तो ऐसे लोगों तो फांसी का सजा होना चाहिए। हमारी सरकार इसके लिए तत्काल SIT का भी गठन हुआ है। मैं खुद जिस दिन घटना हुआ था उसी बीजापुर जिले में था, और उनके दिव्य आत्मा को दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला। तो उनका ऐसे जाबाज पत्रकार को जो हत्या हुआ है, तो ऐसे लोगों को सजा होना चाहिए, और ऐसा दोबारा घटना ना हो, इसके लिए हमारी सरकार जरूर इसके लिए विचार कर रही है। आने वाला समय में ऐसे लोगों को अच्छे से सबक मिले, ताकि दोबारा ऐसा घटना को अंजाम ना दे सके। बिल्कुल। अब देखिए, इसलिए तो जनता ने आपको मौका दिया। अगर वो पुरानी चीजें रही, जनादेश तो यही है कि महेश जी को अब सांसद बनाया गया क्षेत्र का, तो क्षेत्र के विकास की उम्मीद आम जनता आपसे करती है। तो किस तरह से आप एक्टिव रहते हैं अपने इलाके में, सक्रिय रहते हैं अपने पूरे क्षेत्र में? देखिए, बस्तर के लोगों ने मुझे इतना बड़ा क्षेत्र से जनप्रतिनिधि बना के भेजा है, तो मेरा भी दायित्व है कि वास्तव में बस्तर के विकास के लिए हमको क्या करना चाहिए। सरकार का जो योजना है, बहुत सारे योजना है संचालित है, उसको अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ये हमारा प्राथमिकता है, हमारा दायित्व बनता है, और उसी ओर हम लोग लगातार अग्रसर है। और अभी आपने देखा होगा, जो अंदरूनी क्षेत्र में जहां हम लोग जा नहीं सकते थे, रोड, सड़क, बिजली, पानी का सुविधा से हम वंचित थे, वहां भी हमारी सरकार हर 5 किलोमीटर में कैंप खोलना, नियत नेलानार जैसे योजनाओं के माध्यम से वहाँ के युवाओं को केंद्र एवं राज्य सरकार के योजनाओं से जोड़ना और मुख्य धारा से जोड़ना, ये सरकार का योजना चल रहा है। इसके अलावा आज बहुत सारे गाँव में पीने के लिए पानी नहीं है जी। बहुत सारे गांव में स्कूल नहीं है, रोड नहीं है, सड़क नहीं है, ऐसे बहुत सारे सुविधाओं से आज वंचित है। उसको पूरा करना हमारा पहला प्राथमिकता है। लेकिन इतने 60 साल में, 70 साल में नहीं हो सकता, तो वो 5 साल में भी संभव नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने जो प्राथमिकता से जो काम किया है, आज दुनिया को दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे बस्तर के लोगों ने भरोसा किया, छत्तीसगढ़ के लोगों ने भरोसा किए हैं। और आज आप देखे होंगे, महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में, हरियाणा जैसे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है। तो अभी मैं समझता हूं, अभी लोग त्रिस्तरीय पंचायत राज्य में और नगर निगम, नगर पंचायत में भी हमको ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, और उनके आशीर्वाद के अनुरूप हम
पूरा काम करने का प्रयास करेंगे। और उसी पद्धति से मैं भी प्रयास करता हूं कि हर समय उनके बीच में रहने का और उनके समस्याओं को दूर करने का प्रयास लगातार रहेगा। बिल्कुल। अब देखिए, बस्तर में विकास एक बड़ी चुनौती रही है महेश जी हमेशा। तो आपको क्या लगता है कि विकास अब जिस तरह से गति से चलना चाहिए उस गति से चल रहा है वहां पर अभी फिलहाल? देखिए, एक तो बहुत बड़ा मैं छोटा सा उदाहरण दे सकता हूं। रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बहुत सारे सुविधाओं का लाभ तो मिल रहा है। साथ साथ मेरे जैसा छोटा सा गांव का गरीब किसान का बेटा, हाँ, 60-65 घर, कल्चा तो मेरा पंचायत है, मेरा गांव तो 60-65 घर का कुमरावण। अब मेरा बाप दादा नौकरी में नहीं थे, राजनीति में नहीं थे, मैं अगर संसद में पहुंच सकता हूं तो कहीं ना कहीं ये सरकार का योगदान है। बस्तर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे ही आज वहाँ के बच्चे आप देखेंगे खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर में अपना प्रतिभा प्रदर्शन कर रहे हैं। IPS IAS का तैयारी भी कर रहे हैं, MBBS डॉक्टर का भी तैयारी कर रहे हैं। तो इसका मतलब बस्तर का विकास हो रहा है। और आज एक समय वहाँ के लोगों को खाने के लिए कनकी चावल नहीं मिलता था, कनकी टूटा हुआ दाना नहीं मिलता था। आज लोगों को पेट भर भोजन मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं तो विकास का ही पैमाना मान सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्षेत्र, मैं आज दावा नहीं कर रहा हूँ कि पूरा विकास हो गया, सबको सब कुछ मिल गया, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र में बहुत से लोगों को आज भी बहुत सारे चीज से वंचित रखा गया है। और इसका जिम्मेदार ये लोग हैं। एक तो हमारे जो नक्सल लाल आतंक के नाम पे जिन लोगों के द्वारा हमारे विकास को अवरुद्ध करके रोका गया है, और इस 60 साल शासन करने वाले लोग भी कहीं ना कहीं इसका जिम्मेदार है। बिल्कुल। तो आप नक्सलगढ़ में रहे हैं, तो कोई वाकया अगर नक्सलियों से जुड़ा हुआ आपके जहन में हो तो? देखिए, नक्सल वाकया का घटना तो आपने देखा होगा, लगातार घटनाएं हो रहा है। हम लोग एक सामान्य कार्यकर्ता की तरफ से घूमते थे। और ये ज्यादा नक्सल गतिविधि जो है क्योंकि इनका जो टारगेट है एक तो शासन प्रशासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ और विकास कार्य है। भाई वो रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य को बाधित करना, ये उनका पहला प्राथमिकता है। और जो आदमी विकास चाहता है उनको उस रास्ते में रोकना, उनको मौत के घाट उतारना, कभी पुलिस के मुखबरी के नाम से। तो इसलिए ये जो घटनाएं चल रहा है, तो इससे तो कोई भी व्यक्ति उनका समर्थन देना नहीं चाहता है, ना उनका सपोर्ट है। और मैं खुद मेरे ऐसे कई ऐसे साथी हैं जो मेरे साथ काम करते थे। एक सदाराम नाग है, अभी 4-5-7 साल पहले की घटना है, वो मेरे साथ घुमा करता था। सिर्फ एक पुलिया बनाने के लिए जवाबदारी लिया कि मेरे समस्या है, उनको मौत के घाट उतारा गया। इस प्रकार से ऐसे कई चुनौती बहुत है, चुनौती काफी है। जी बिल्कुल। अब एशियन न्यूज आप आए सर, आपने अपना समय भी दिया। एशियन न्यूज भी कोशिश कर रहा है कि बस्तर का विकास हो, बस्तर विश्व पटल पर रहे। खूबसूरत है क्योंकि बस्तर, और हर कोई वहां पर आना चाहता है, देखना चाहिए। लेकिन नक्सलवाद एक ऐसी समस्या है कि वो पहचान बन गई है कि नहीं, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद है, इस वजह से खूबसूरती कहीं ना कहीं दब जाती है। आप आवाज उठाएंगे, हम भी आपके साथ हैं। एशियन न्यूज के लिए क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ ये हमारे जो मीडिया है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, और आप जैसे पत्रकार, जाबाज पत्रकार लोगों के कारण बस्तर के जो समस्या को आज पूरा विश्व पटल में देखने जानने को मिल रहा है। एक समय बस्तर को बदनाम किया जाता था। मैं इस चीज को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। कुछ लोग बोलते थे कि हम जल जंगल जमीन का अधिकार का बात करते हैं तो हमको गोली मारा जाता है। लेकिन जो लोग जल जंगल जमीन का नारा देके हमारे आए हैं, उनका जरूरत नहीं है। हमारे पूर्वजों ने अपने पराक्रम से मुगलों से, अंग्रेज से सुरक्षित रखा। इसलिए आप लोगों के माध्यम से जो सच्चाई का उजागर दुनिया में हो रहा है, जैसे अभी हमारे चंद्रकार को जिसको हत्या हुआ, कहीं ना कहीं सच्चाई उजागर करने का कोशिश किए। और ये जो ठेकेदार और इस टाइप के लोग जो लोग हैं, ये भ्रष्टाचारी लोग, कहीं ना कहीं ये लोग भी नक्सलवाद को पोषित करते हैं, संरक्षण देते हैं, जिसके कारण इस टाइप की घटना हो रहा है। कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और आपका आज जो एशियन न्यूज है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, बस्तर के लिए, आप लोग जिस प्रकार से देश दुनिया को बस्तर के वास्तविकता को आप उजागर करते हैं, छत्तीसगढ़ के लिए करते हैं, तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बस्तर के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए इसी प्रकार का सहयोग बना रहे। हम आपके चैनल में आए, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। और बिल्कुल आप जैसा कह रहे हैं कि बस्तर को आगे बढ़ाना है, तो हम भी यही कोशिश करेंगे कि बस्तर को नक्सलवाद के लिए ही ना दिखाया जाए, बस्तर को
खूबसूरत बस्तर के तौर पर भी पेश किया जाए, ताकि वो देश दुनिया में लोग इसे देखें और यहाँ पर पहुंचे। क्योंकि कहीं ना कहीं न्यागरा अगर लोग सर्च करें तो जगदलपुर तो उसमें जरूर नाम आता ही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ महेश कश्यप जी, जिन्होंने अपनी भी कहानी बताई और बस्तर की कहानी भी बताई। नक्सलियों को लेकर भी इन्होंने बताया कि क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं, इसके अलावा प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ व्यवस्था है वहां पर, और जो मूलभूत सुविधाओं के लिए जहां पर कमी है उसे पूरा किया जाएगा। इन्हें आने वाले समय में विकास वहां पर नजर आएगा, ये आश्वस्त करते हुए नजर आए हैं एशियन न्यूज पर महेश जी। चलिए, इसी के साथ ही हमारे खास मुलाकात में आज के लिए बस इतना ही। नए मेहमान के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।